नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस खबर। दिन भर में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को पदभार संभाल लिया है। वह सुबह सीएम ऑफिस पहुंची और औपचारिकताएं पूरी की। इस दौरान आतिशी ने सीएम ऑफिस में एक खाली कुर्सी छोड़ दी और खुद दूसरी कुर्सी पर बैठी, जिसके बाद आतिशी ने कहा कि जैसे राम के वनवास जाने के बाद भरत ने खड़ाऊ रखकर अयोध्या का सिंहासन संभाला था, मैं उसी तरह दिल्ली सीएम की कुर्सी संभालूंगी। 4 महीने बाद दिल्ली के लोग केजरीवाल को फिर से इस कुर्सी पर बैठाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते हैं। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा तोहफा लेकर आने वाले हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका में शीर्ष सैन्य कंपनी स्पेस फोर्स के साथ बड़ा करार किया है। इसके तहत ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पास सेमीकंडक्टर का बड़ा प्लांट लगेगा। यह चीन के लिए बड़ी चुनौती बनेगा, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर के बलबूते लगातार सेना, स्पेस और आईटी क्षेत्र में भारत और अमेरिका को पीछे करने की कोशिश में जुटा रहता है। इससे भारत की निर्भरता भी उस पर कम होगी। और क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 बिलियन से ज्यादा का है। हमारा लक्ष्य इसे 2030 में $500 बिलियन तक ले जाने का है, ताकि इस सेक्टर में 6 मिलियन नई जॉब्स की हम आपूर्ति कर सकते हैं। इन लक्ष्यों को पाने के लिए हम इंडस्ट्री के साथ जितना ज्यादा सहयोग बढ़ सकता है, हम उसके लिए तैयार हैं। और मैंने मेरी सिस्टम को भी प्रोएक्टिव करने की दिशा में मैं सफल रहा हूं। भारत में 500 मिलियन से ज्यादा की वर्किंग पॉपुलेशन है। भारत की औसत आयु 28 इयर्स है। और बड़ी बात यह है कि हमारा यूथ स्टेम की पढ़ाई में काफी रुचि ले रहा है। इवन बेटियां भी स्टेम के एजुकेशन में हमारे यहाँ बेटियां भी लीड कर रही है। और मुझे तो याद है कि एक देश में मैं वहां के एक बहुत बड़े नेता मुझे पूछ रहा था
कि क्या आपके यहाँ बच्चियां स्टेम के अंदर रुचि लेती है। जब मैंने उनको आंकड़ा बताया तो उनके लिए सरप्राइज था कि भारत की बेटियां भी उन सारे क्षेत्रों में काफी कुछ कर रही है। यूथ का ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग, ये मैं मानता हूं कि बहुत ही फोकस रिक्वायर है, क्योंकि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होता ही चला जा रहा है और स्किलिंग में अगर हम अपग्रेडेशन नहीं करते हैं तो शायद हम रुक जाएंगे। तो मेरा बल उस दिशा में भी उतना ही ज्यादा है। और इंडस्ट्री 4.0 के लिए इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स, वो हम एडवांस में काम करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आपका अनुभव और आपकी रिक्वायरमेंट, उसके आधार पर अगर कोई हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है कि भाई ये हमें चाहिए, तो हम उसके आधार पर काम आगे बढ़ा सकते हैं। और एक बात सही है कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। शायद ही जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा होगा कि जिसको अब टेक्नोलॉजी ड्राइव न करती हो। किसी समय टेक्नोलॉजी का प्रभाव था, अब मैं देखता हूं टेक्नोलॉजी ड्राइव करने वाली है। लेकिन ऐसे समय में सिर्फ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी प्लस डेमोक्रेसी। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई है। सुल्तानपुर डकैती कांड में मंगेश यादव के बाद अब यूपी एसटीएफ ने एक और बदमाश अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। अनुज पर 1 लाख रुपए का इनाम था और वह डकैती की वारदात के बाद से फरार चल रहा था। इसी बीच उन्नाव के अचलगंज में उसकी लोकेशन ट्रैक हो गई, जहां एनकाउंटर में वो मारा गया। हालांकि अनुज का साथी बच निकला। एनकाउंटर के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। तो वहीं अनुज प्रताप सिंह के पिता का बयान सामने आया है। दरअसल अनुज के पिता से सवाल किया गया कि विपक्ष ने कहा था केवल जाति विशेष का एनकाउंटर सरकार करवा रही है। इस पर धर्मराज सिंह ने कहा कि आज देख लीजिए ठाकुरों का भी एनकाउंटर हो गया है। जिनके ऊपर 35 से 40 केस है उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा है, जिनके ऊपर 2 से 4 केस है उनका एनकाउंटर हो रहा है। सरकार की मर्जी है, चाहे जो करें। अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर मामला काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। इस प्रदेश में पूरी तरह से अपराध बढ़ा है और अपराधियों का इनकाउंटर नहीं हो रहा है। जो निर्दोष लोग हैं उन्हीं के अंदर इतना भय और आतंक पैदा किया जा रहा है उनको पकड़ करके कि आज पूरे प्रदेश में इनके भय के आतंक से आम आदमी परेशान है। आज व्यापारी भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है, महिलाएं भी परेशान हैं। इसलिए उस डकैती में शामिल लोगों का टीवी फुटेज निकाल लिया जाए और जो वास्तव में डकैती में शामिल लोग हैं ऐसे लोगों को दंडित किया जाए। इनकाउंटर किया गया तो हमारा लड़का जिंदा लाइए, फिर अगर फर्जी इनकाउंटर है तो जब इनकाउंटर फर्जी है तो हमारे लड़कों को जिंदा करके हमको दीजिए फिर ना। अब राजनीति की जा रही, क्या की जा रही है, प्रशासन का काम है। मुझे बेरहमी से इनकाउंटर कर दिया। हम यही चाहते हैं कि सबका इनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। इस सरकार में हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे फिर इसमें विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई भी हो, कोई भी नेता हो, जो करवा रहा है बहुत गलत करवा रहा है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी अगर अपराध करेगा तो उसकी सजा उसको सरकार देगी। 67 मुसलमान मारा गया, 20 ब्राह्मण मारा गया, 19 राजपूत, 16 यादव, 24 अति पिछड़ा मारा गया, 26 अन्य लोग मारे गए। तो इन पे चर्चा विपक्ष क्यों नहीं करता कि इतने लोगों की मारे गए? अगर वो जाति गिना रहे हैं तो सबकी जाति क्यों नहीं बताते? उस पर क्यों नहीं चर्चा करते? सरकार जाति देख करके नहीं बल्कि अपराधी अगर अपराध करता है तो अपराधी मान करके उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है। सुल्तानपुर डकैती कांड में एसटीएफ लखनऊ ने उन्नाव में एक मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह नाम के एक अपराधी को मार गिराया। अब इस पर सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का कोई ट्वीट नहीं आया, ना कोई रिएक्शन आया।
हो सकता है उनकी जाति का नहीं होगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। तो वहीं विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सोमवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे। राहुल ने सुरनकोट में कहा कि पीएम मोदी के आत्मविश्वास में कमी आई है। आज उनसे जो भी विपक्ष कराना चाहता है वह कराते हैं। बीजेपी भाई भाई को लड़वाती है। जो 56 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी पहले थे, अब वो वैसे नहीं है। लोकसभा में उनके सामने खड़ा होता हूं, मुझे साफ दिखता है कि उनके आत्मविश्वास खत्म हो गया है। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कानून पास नहीं कर पाते। फारूक साहब ने नफरत की बात करी और आप जानते हो कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति। आप जानते हो नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है, उसको नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। जो पहले नरेंद्र मोदी थे, 56 इंच की छाती वाले, आपको उनका चेहरा दूर से दिखाई देता है। मैं तो पार्लियामेंट में उनके बिल्कुल सामने खड़ा रहता हूं, तो साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे, वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है, हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं। वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले, वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है, उसको हमने तोड़ दिया है। आप देखिए, हिंदुस्तान में उपचुनाव से पहले मिल्कीपुर की हॉट सीट मिल्कीपुर पर महाभारत छिड़ चुकी है। जहां एक तरफ बीजेपी के लिए नाक का सवाल, तो वहीं अवधेश की ललकार। देखिए ये खास रिपोर्ट। अगर सांसद हो, मिनिस्टर हो, विधायक हो, अगर उनके बेटे अगर गलत करेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। जो कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई होगी। यूपी उपचुनाव की सबसे हॉट सीट मिल्कीपुर पर महाभारत छिड़ चुकी है। एक और जहां इस सीट पर सपा और बीजेपी में पहले से ही होड़ मची हुई थी, तो वहीं सपा के मिल्कीपुर से उम्मीदवार सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर अपहरण व मारपीट का मुकदमा सामने आने के बाद से सियासी ड्रामा अपने चरम पर है। पुलिस ने भूमि खरीद मामले में अजीत प्रसाद पर अपहरण कर बंधक बनाने और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद यूपी में उपचुनाव से पहले सपा की मजबूत मानी जाने वाली इस सीट पर समीकरण बदलने का अंदेशा लगाया जा रहा है। हमको 4 से थप्पड़ मारे, हमको कोई दहशत में लाने के लिए मारे, लेकिन जैसे थोड़े थोड़े में ही मामला बड़ा होता है। हम इतना चाहते हैं कि मेरी सुरक्षा व्यवस्था जो है बराबर, हमारी अजीत प्रसाद जो है वो मौजूदा सांसद जी के लड़के हैं
और राजू यादव जो है उन्हीं के साथ रहते हैं। विशेष उनके बारे में हमको प्रॉपर्टी डीलिंग वूलिंग का काम करते हैं, विशेष जानकारी हमको बोले जो है मेरा पैसा जो है जल्द से जल्द वापस कर दो, नहीं तो जो है हाथ पैर तुड़वा देंगे। फिर उसके बाद में जब राजू यादव हमको बोलने लगे जो है कि पैसा हमारा जो है 4 से 5 तारीख में दे दो, नहीं तो तुमको हम मरवा देंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद के इस सीट पर कब्जा जमाने के बाद से ही सपा इस सीट को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस में थी और खुद सपा सुप्रीमो और अवधेश प्रसाद भी मिल्कीपुर की सीट को लेकर कई बार बीजेपी को खुली चुनौती ही नहीं बल्कि जमानत जब्त होने की बात भी कह चुके हैं। मगर अब जिस तरह से सपा सांसद के बेटे पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एफआईआर लिखी है, उससे साफ है कि अयोध्या की सीट पर बीजेपी को अब चुनावी हथियार मिल गया है, जिसका आने वाले समय में उपचुनाव में बीजेपी बखूबी इस्तेमाल भी करेगी। ये हमारे बेटे अजीत पर जो आरोप लगा है पूरी तरह से निराधार है, मिथ्या है और राजनीति से प्रेरित है। ज्ञातव्य हो, ये सबको पता है कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जब सांसद बना हमने इस्तीफा दिया, खाली हो गया। यहाँ उपचुनाव होना है और जिसके लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे बेटे अजीत को सर्वसम्मत कार्यकर्ताओं के राय बांटते उसको उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भयभीत है और पूरी तरह से कमजोर है। तो यूपी की सबसे हॉट सीट पर अब लड़ाई केवल साख की ही नहीं बल्कि गुंडागर्दी, कानूनी कार्रवाई और राजनीतिक दांवपेच की भी है, जिसे लेकर आने वाले समय में सपा और बीजेपी के बीच राजनीतिक घमासान तय है। बीजेपी जहां सपा पर गुंडागर्दी की बात कर कानूनी कार्रवाई का हवाला दे रही है, तो वहीं सपा भी हर बार की तरह इसे बीजेपी की राजनीतिक साजिश पता निशाना साधने का काम करेगी। ये कौन सी नई बात है? अगर सांसद हो, मिनिस्टर हो, विधायक हो, अगर उनके बेटे अगर गलत करेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। जो कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई होगी। मगर देखना ये है कि ठीक उपचुनाव से पहले सपा उम्मीदवार पर दर्ज ये मुकदमा उपचुनाव के बीच समीकरणों का तख्ता पलट कर पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने 765 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जहां कहा कि मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई होगी, पहले योजनाओं में भेदभाव होता था। सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। देने वाला है नर्सिंग का क्षेत्र, अगर बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और उसी पढ़ाई लिखाई के लिए नर्सिंग के क्षेत्र में भी उसको एक नई संभावना मिले, इसके लिए कार्यक्रम, इस 765 करोड़ रुपए की परियोजना जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने अपने प्रस्तावों के माध्यम से आगे बढ़ाया था, चाहे वह शिक्षा के हो, चाहे वह स्वास्थ्य के हो, चाहे वह पेयजल के हो, चाहे वे कनेक्टिविटी के हो, चाहे वह पशु पालन से हो, तकनीकी शिक्षा का हो, व्यवसायिक शिक्षा का हो या उच्च शिक्षा का, आपके जीवन में आने वाली हर समस्या के समाधान का ये 765 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके लिए मैं मिर्जापुर वासियों को और खास तौर पर मझवा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। पहाड़ी ब्लॉक से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण स्थान पर आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज जब मैं यहां पर आया हूं आपसे कहने के लिए, याद करिए इससे पहले योजनाओं को देने में भेदभाव होता था। पिछले दिनों हमारे डिप्टी सीएम आए थे, मंत्रीगण आए थे, यहां पर रोजगार मेला लगा था, ऋण मेला लगा था, युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन के वितरण हुए थे, अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया था। बहनों और भाइयों, ये उसी अभियान की कड़ी को आगे बढ़ाने का क्रम है। याद करिए, इन योजनाओं का लाभ
बिना भेदभाव के गांव के गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को मिला। हमने जाति खेमे के आधार पर बांटने का प्रयास कभी नहीं किया। हम मानते हैं समाज में विषदमन करने का नहीं, सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करने का होना चाहिए। और राष्ट्रीय एकता अगर मजबूत है, देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। और अगर हमारा देश ही सुरक्षित नहीं है तो फिर हम अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का क्या करेंगे? बहनों और भाइयों, आज यही कारण है हमारे देश की सीमा सुरक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक सुरक्षित भारत, एक समृद्ध भारत, एक विकसित भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी आज दुनिया के अंदर किसी भी देश में जाते हैं, पूरा देश पलक पावड़े बिछा करके उनके स्वागत के लिए आता है, खड़ा होता है। बहनों और भाइयों, यह इसलिए क्योंकि मोदी जी का समर्पण देश के लिए है, अपने देश के लिए है। हर काम देश के नाम, उसके माध्यम से जन योजनाओं को, जन कल्याणकारी योजनाओं को, विकास की योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हो रहा है। विकास के कार्य मजबूती के साथ आगे बढ़ना और रहने के कार्य हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ विकास के कार्य हैं, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे थे। सोमवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केजरीवाल के सवालों पर पूरी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। सुनिए और क्या कुछ कहा संजय सिंह ने। एके हंगल का शोले फिल्म वाला डायलॉग याद आ रहा है कि ये सन्नाटा क्यों पसरा है भाई। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी से 5 सवाल पूछे, पूरी आरएसएस खामोश है, पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश है। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जी के सवालों में सच्चाई है। अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब पूरा देश चाहता है और आरएसएस और बीजेपी इस पर पूरी तरीके से खामोशी साधे हुए, कोई बोल ही नहीं रहा। देश के सामने इतने बड़े प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने रखे। अपने आप को देशभक्त और राष्ट्रवादी कहने वाली संस्था आरएसएस, उसके प्रमुख मोहन भागवत जी से 5 सवाल उन्होंने पूछे। अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के पद को एक बार नहीं, उसूलों और सिद्धांतों की बात आई तो 2 बार मुख्यमंत्री के पद को 2 मिनट के अंदर छोड़ के लात मार के बोले हम सिद्धांतों की लड़ाई लड़ेंगे, उसूलों की लड़ाई लड़ेंगे, ईमानदारी की लड़ाई लड़ेंगे, सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। 49 दिन की सरकार से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ना चाहता। जेल से निकल के आए, उसूलों और सिद्धांतों की बात आई, 2 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। और एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं, 75 साल की उम्र में भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। 75 साल की उम्र में भी अपनी कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। तो ये बात तो पूरे देश के सामने खुली किताब की तरह है कि एक तरफ केजरीवाल जैसे ईमानदार और सच्चे नेता हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी 1 नहीं 2 बार 2 मिनट के अंदर छोड़ के निकल देते हैं और ईमानदारी और सच्चाई, उसूलों और सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते हैं। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं जो 75 साल की उम्र में भी अपने पद से चिपके रहना चाहते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।